दोस्तों, करंट एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर और इंडिया की करंट फॉरेन पॉलिसी के महानायक डॉक्टर एस जयशंकर के सेमिनल वर्क द इंडियन वे स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड के बारे में तो आपने ज़रूर ही सुना होगा। उनकी इस बुक की एक बहुत अहम खासियत है, इसमें वो इंडिया की करंट और फ्यूचर स्ट्रेटजीज को डिस्कस करने के साथ साथ इंडिया को अपने पास्ट से जुड़े रहने के लिए पुश भी करते हैं। उनका मानना है कि जो कंट्री अपने पास्ट से नहीं सीख सकती या उसको भूल जाती है, उसका कोई भी फ्यूचर नहीं हो पाता है। वो इस पूरे बुक में इंडिया की पास्ट फॉरेन पॉलिसी के डॉगमेटिक अप्रोच को क्रिटिसाइज करते हुए प्रेजेंट डे के पैराग्मेटिज्म पर एम्फसाइज करते हैं। उनका मानना है कि इंडिया के साथ इतिहास में 3 सबसे बड़े ब्लंडर्स हुए हैं। इसमें पहला है इंडिया का पार्टीशन, दूसरा है डिलेड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और तीसरा है खुद को एक न्यूक्लियर स्टेट तब्दील करने में हुई देरी। लेकिन पास्ट हमारे देश के फ्यूचर को डिटरमाइन बिल्कुल भी नहीं कर सकता। पास्ट से सीखना एक अलग चीज़ है और उसको अपने फ्यूचर का आधार बनाना एक दूसरी चीज़ है। और जब हम इंडिया की कैपेबिलिटीज़ और राइजिंग इन्फ्लुएंस की बात करते हैं तो हमें उसके पास्ट के मिस्ड चांसेस और शॉर्ट कमिंग्स को हाइड नहीं करना चाहिए, क्योंकि भले ही उन रास्तों को हमने नहीं चुना लेकिन वो हमें सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन का यूज को प्रोवाइड करते हैं। इसी कारण इस बुक में डॉक्टर जयशंकर इंडिया की डिप्लोमेटिक जर्नी को बहुत स्किलफुली समराइज करते हैं। डॉक्टर जयशंकर के इस इवोल्यूशन को 6 ब्रॉड फेजेस में डिवाइड करते हैं। इनमें से हर एक फेज उस समय के स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट के रिस्पॉन्स में उभरा है। आइए सबसे पहले इस इवोल्यूशन पर एक नज़र डालते हैं। तो दोस्तों, इंडियन फॉरेन पॉलिसी का फर्स्ट फेज 1947 से 1962 तक चला। इस फेज का नाम था एन एरा ऑफ ऑप्टिमिस्टिक नॉन अलाइनमेंट। वर्ल्ड वॉर खत्म हो चुका था और कोल्ड वॉर अभी शुरू हुआ था। दुनिया में पावर के 2 नए पोल्स इमर्ज हो रहे थे। ऐसे में इंडिया के आगे 3 क्रूशियल चैलेंजेस थे। पहला, खुद की सॉवरेनिटी को प्रोटेक्ट करना, दूसरा अपनी इकोनॉमी को बिल्ड करना और तीसरा अपनी इंटीग्रिटी पर आंच ना पड़ने देना। वहीं दूसरी तरफ उस समय वन ऑफ द फर्स्ट डीकोलोनाइज्ड कंट्रीज होने के नाते इंडिया एशियंस और अफ्रीकन कंट्रीज के डीकोलोनाइजेशन को भी लीड कर रहा। वो एशियन सॉलिडेरिटी का जमाना था। कोरिया से लेकर वियतनाम और सुएज से लेकर हंगरी तक इंडियन डिप्लोमेसी अपने एनर्जेटिक फेज में थी। लेकिन 1962 के इंडो चाइना वॉर के साथ ये फेज यहीं थम गया। 1962 से 1971 तक का दूसरा फेज चला। ये फेज रियलिज्म और रिकवरी का था। चाइना के अटैक ने इंडिया के आइडियलिज्म को बहुत बड़ा झटका दिया था। इसके बाद इंडिया ने अपनी सिक्योरिटी, पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक रिसोर्सेज को लेकर पैराग्मेटिक अप्रोच अडॉप्ट किया। नॉन अलाइनमेंट के बियॉन्ड जाते हुए इंडिया ने अपनी नेशनल सिक्योरिटी को प्रायोरिटाइज किया। इसके चलते 1964 में इंडिया ने यूएस के साथ एक डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया। लेकिन पीएम नेहरू की डेथ के बाद नेहरू केनेडी की बॉन्ड होने का पीरियड भी खत्म हो गया। इस समय इंडिया को दोनों सुपर पावर्स को एक साथ हैंडल करना पड़ रहा था। वहीं दूसरी तरफ इंटरनली इंडिया पॉलिटिकल टर्बुलेंस से लेकर इकोनॉमिक डिस्ट्रेस जैसे एक्यूट चैलेंजेस से भी उभर रहा था। लेकिन इतने हाई स्ट्रेस लेवल्स के बावजूद इंडिया ने इस फेज से बहुत ज़्यादा डैमेज के बिना एग्जिट किया। इसके बाद थर्ड फेज 1971 से 1991 तक चला। इस फेज में इंडिया ने रीजनल एसोसिएशंस को स्ट्रेस किया। इसकी शुरुआत इंडो पाक वॉर में इंडिया की विक्ट्री और बांग्लादेश की क्रिएशन से हुई।